सभी शिक्षक मित्रों एवं छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर पीके वर्मा आपको पीके वर्मा बायोलॉजी क्लासेज में आमंत्रित करता हूं। आज हम लोग सेल बायोलॉजी का चौथा महत्वपूर्ण सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। यह है सेल के अंदर का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण अंग जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अत्यंत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग है। कैसे लोग किसी अनजान चीज़ को खोजते हैं, इसके एक उदाहरण के रूप में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को भी लेते हैं। आप कोई भी चीज़ देखते हैं तो वह क्या है, यह समझने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। आप अगर उसे इग्नोर कर दीजिएगा, होगा कुछ ऐसा कह के आगे बढ़ जाइएगा, तो फिर नई बातों की खोज नहीं होगी। कॉलिकर नाम के वैज्ञानिक ने 1859 में इंसेक्ट के मसल्स में छोटे छोटे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स देखे। एक नज़र में उन्हें लगा कि यह कोई बैक्टीरिया जैसा इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन फिर उनका इंटरेस्ट आगे बढ़ा। उन्होंने कई अन्य प्रकार के मसल्स को देखे, अलग अलग कई इंसेक्ट और एनिमल्स के सेल्स को भी देखा। सब में उन्हें इस तरह की रचना दिखाई पड़ी। तो मसल्स में पाए जाने के कारण उन्होंने इसे एक निश्चित अंग समझ लिया। उनको लगा कि मसल में इस तरह की दानेदार रचना होती है, सभी मसल में होती है। तो उन्होंने इसका नाम रख दिया सार्कोप्लास्ट। सार्को शब्द का प्रयोग मसल्स के लिए होता है। सार्कोमियर मसल्स के कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट का नाम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी कई बार लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दे देते हैं। लेकिन उस समय सेल के अंदर के अंगों को रंगने के लिए हमारे पास टेक्निक नहीं था। हम बिना रंगे जब चीज़ों को देखते हैं तो वह बहुत स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। तो एक और कुछ वैज्ञानिक क्रोमोसोम को रंगने के लिए तरह तरह के रंगों का उपयोग करके प्रयास कर रहे थे। तो दूसरी ओर अल्टमन नाम के वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को रंगने का भी प्रयास शुरू किया, सार्कोप्लास्ट को रंगने का प्रयास शुरू किया। उस समय यह नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था। उन्होंने न्यूट्रल रेड बी की मदद से इसे रंगा और इसके बाद उन्होंने एक लार्ज स्पेक्ट्रम में प्रोकैरियोट्स को भी देखा, यूकैरियोट के भी विभिन्न सेल्स को देखा, यूकैरियोट के आरबीसी को भी देखा। इसके अलावे उन्होंने इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स के रूप में प्रोटोजोआ और हेलमिंथिस को भी देखा। अंत में क्या निष्कर्ष निकला कि यह प्रोकैरियोट में एब्सेंट है, आरबीसी में एब्सेंट है, एंडोपैरासाइटिक प्रोटोजोआ और हेलमिंथिस में भी एब्सेंट है, लेकिन लगभग सभी यूकैरियोटिक सेल्स में यह पाया जाता है।
तो इनको लगा कि यह लगभग सभी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का सेल का हिस्सा है, तो उन्होंने इस नाम को बदलकर बायोप्लास्ट नाम दे दिया। अभी जो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया नाम का प्रयोग करते हैं, इस नाम को बेंडा नामक साइंटिस्ट ने 1898 में इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने पैंक्रियाज के सेल्स में लंबे लंबे धागे की तरह फैले हुए माइटोकॉन्ड्रिया देखे थे। तो माइटोस का मतलब होता है थ्रेड लाइक, धागा नुमा, और कॉन्ड्रियन मतलब बडी। तो धागा नुमा बडी बन गया। कहीं कहीं हिंदी में एनसीईआरटी ने भी इसे ट्रांसलेट किया है, नाम रखा है सूत्रकणिका। मैंने पहली बार जब यह नाम सुना तो चकरा गया था कि यह सूत्रकणिका क्या है। तो यह परफेक्ट ट्रांसलेशन हुआ माइटोकॉन्ड्रिया का। अब अल्टमन साहब का देखिए कितना बड़ा वर्क है। उन्होंने इसकी संख्या पर विचार किया, उसके आकार पर विचार किया, और तब कुल मात्रा का आकलन किया। उन्होंने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग अलग सेल में अलग अलग है। जहाँ एक और यह प्रोकैरियोट में नहीं है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट जैसे एंटामीबा और जियार्डिया जैसे सेल्स में नहीं है, हेलमिंथिस में नहीं है, लेकिन प्लाज्मोडियम जो ब्लड में रहता है, लेशमानिया ब्लड में रहता है, इसमें एक बड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई पड़ा। कैओस एक जाइंट अमीबा है, इसे पेलोमिक्सा भी कहते हैं। उसमें ढेर सारे लगभग 50,000 छोटे छोटे दानेदार माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई पड़े। सी अर्चिन के एग्स में 1,60,000 और यूरोडेला एम्फीबिया जिसका एग सबसे बड़ा एग में गिना जाता है, उसमें 3 लाख के लगभग माइटोकॉन्ड्रिया देखा गया। अब संख्या बढ़ने के साथ आकार में एकदम इन्वर्स रिलेशनशिप दिखाई पड़ा। ऐसे देखने में माइटोकॉन्ड्रिया गोल हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, थोड़ा लंबा स्पिंडल शेप का हो सकता है, या काफ़ी लंबा हो तो धागा नुमा टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। इसका सबसे छोटा साइज लगभग 2000 एंगस्ट्रॉम का यानी 0.2 माइक्रोमीटर के लगभग है, और लंबाई इसकी 20,000 एंगस्ट्रॉम यानी 20 माइक्रोमीटर तक लंबाई हो सकती है। अब आमतौर से जो सबसे छोटा माइटोकॉन्ड्रिया है वह एकदम गोल स्फेरिकल हो जाता है, लेकिन जब लंबाई बढ़ती है तो ओवल या स्पिंडल शेप्ड हो जाता है। अब नंबर और आकार का आकलन करने से उन्हें लगा कि एक लंबा माइटोकॉन्ड्रिया अगर 3-4 छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए तो वह स्फेरिकल या ओवल हो सकता है। इसलिए सिर्फ संख्या या सिर्फ आकार से माइटोकॉन्ड्रिया की कुल मात्रा का आकलन नहीं किया जा सकता है। तो कुल आकलन करने के लिए क्या होना चाहिए? आकार और संख्या का प्रोडक्ट निकालें, गुना करके देखें कि इसका आकार क्या है और इसकी संख्या कितनी है। इससे अनुमान लगता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कुल मात्रा में कितना है। अब उन्होंने पाया कि जिस सेल का मेटाबॉलिक रेट काफ़ी अधिक है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की कुल मात्रा बहुत अधिक है, और जिसका मेटाबॉलिक रेट कम है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा कम है। ऐसा देखते ही उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया कि जरूर ये माइटोकॉन्ड्रिया
ऊर्जा निर्माण के केंद्र होंगे, वहाँ से ही उन्हें बायोलॉजिकल एनर्जी मिलता होगा जिससे कि वह अपना मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं। तो उस समय उन्होंने सजेस्ट कर दिया कि दीज आर द सेंटर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन एंड द माइटोकॉन्ड्रिया आर द सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल एनर्जी। उस समय यह पता नहीं था कि माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या करता है, वह एनर्जी सोर्स के रूप में क्या बनाता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की खोज नहीं हुई थी। यह खोज काफ़ी बाद में 1936-37 के समय में हुई थी। अब बाहर से देखने पर मान लिया कि आप एक तारबूज देखते हैं तो बाहर से तो गोल लगता है या अंडाकार लगता है। जब आप उसका सेक्शन काटते हैं तब तक अंदर की जानकारी मिलती है। तो पोर्टर नाम के वैज्ञानिक ने सेल के थिन सेक्शन में अल्ट्राटोमी नाम का एक विधि है। अल्ट्राटोम एक एपरेटस है, माइक्रोटोम से भी ज़्यादा पतला सेक्शन काटने वाला। सेल का सेक्शन अल्ट्राटोम से काटा जाता है। तो उसको काटने के बाद जब उन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि इसमें दो अलग अलग मेम्ब्रेन है। बाहर से एकदम सीधा चिकना मेम्ब्रेन है और अंदर में एक दूसरा मेम्ब्रेन भी है जो जगह जगह से उंगली की तरह मुड़ करके क्रिस्टी का निर्माण करता है। इस तरह से दोनों मेम्ब्रेन के बीच एक स्पेस बन गया जिसको हम पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या आउटर चैम्बर कह सकते हैं। और भीतरी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ एरिया सेंट्रल चैम्बर, सेंट्रल ल्यूमेन कहलाया। इसमें एक जटिल तरल पदार्थ भरा हुआ है, समझ लीजिए कि एक प्रोटोप्लाज्म ही भरा हुआ है। लोग आमतौर से इसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोल देते हैं। इसे अगर अलग से माइटोकॉन्ड्रियोप्लाज्म नाम दे दिया जाए तो कोई गलत नहीं होगा, अच्छा ही लगेगा और सबके समझ में भी आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भरा हुआ प्रोटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रियोप्लाज्म है। अब ये देखिए फाइन स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का। जब इसको काटा जाता है सेक्शन में तो बाहर का यह मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन है, सबसे बाहर एकदम सीधा घेरा बनाए हुए, और अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है दूसरा वह जगह जगह से फोल्ड बना लिया। यहाँ से ऐसे फोल्ड लिया, यहाँ भी फोल्ड बन गया, यहाँ भी फोल्ड बन गया। तो ये फोल्ड्स कहलाते हैं क्रिस्टी। बाद में कई और भी वैज्ञानिकों ने जब काम करना शुरू किया तो इसके अंदर राइबोसोम की खोज हुई, इसके अपने डीएनए की खोज हुई और माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी के ऊपर F1 पार्टिकल या माइटोकॉन्ड्रियल ग्रेन्यूल्स ऑक्सीसोम की खोज हुई। ये सब आगे हम लोग पॉइंट एक एक करके आगे बढ़ाएंगे। अब आउटर मेम्ब्रेन एकदम चिकना सीधा है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन वर्टिकल फोल्ड बनाता है। अगर गोल माइटोकॉन्ड्रिया भी है, स्फेरिकल भी है, तो वह वर्टिकल फोल्ड होगा। ऐसा नहीं होगा कि रेडियल सिमेट्री में सजा हुआ पाया जाएगा। प्लांट के कुछ सेल में क्रिस्टी ब्रांच हो जाता है, लंबा टेढ़ा मेढ़ा या ट्यूबुलर भी हो जाता है। अब इसका जो यूनिट मेम्ब्रेन है अन्य सेल ऑर्गेनेल के यूनिट मेम्ब्रेन की तरह ही 60 एंगस्ट्रॉम मोटाई का है और दो मेम्ब्रेन के बीच 80 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम का स्पेस पाया जा रहा है। जहाँ पर क्रिस्टी बनता है वहाँ क्रिस्टी की गहराई आउटर चैम्बर क्रिस्टी के अंदर लगभग 200 एंगस्ट्रॉम तक गहरा चला जाता है। अब इस तरह से जो इनर मेम्ब्रेन है उसका एक सतह बाहर की ओर यानी साइटोप्लाज्म की ओर है, साइटोसॉल की ओर है, तो उसको सी फेस कहा जाएगा
आउटर सरफेस को सी फेस कहते हैं और अंदर की सतह को मैट्रिक्स के तरफ जो है उसको एम फेस कहते हैं। कई जगह किताबों में आपको सी फेस और एम फेस लिखा मिलेगा, आउटर फेस इनर फेस की जगह पर। अब इन मेम्ब्रेन्स पर कई तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं और कई तरह के विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। जो बाहरी मेम्ब्रेन है उसके एंजाइम, उसके प्रोटीन मुख्य रूप से ऑर्गेनिक पदार्थों को अंदर पहुंचाने के लिए बने होते हैं, लेकिन जो अंदर का मेम्ब्रेन है उसका अधिकांश एंजाइम या अधिकांश कंपोनेंट वह कोशिका श्वसन, ऑक्सीडेशन के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पर ऑक्सी श्वसन होता है, एयरोबिक रेस्पायरेशन होता है। तो उसका काम अंदर वाले मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले एंजाइम्स की मदद से, प्रोटीन्स की मदद से और कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर पार्टिकल्स की मदद से होता रहता है। अब आउटर मेम्ब्रेन के एंजाइम का देखिए नाम है मोनोएमाइन ऑक्सीडेज, माओ। ये कई बार मेडिकल में पूछा गया कि माओ कहाँ स्थित है। पूरा नाम है मोनोएमाइन ऑक्सीडेज, लोग संक्षेप में इसको माओ MAO लिख देते हैं। तो यह आउटर मेम्ब्रेन पर स्थित है। इसके अलावा रेटिनोन इनसेंसिटिव NADH साइटोक्रोम C रिडक्टेज, तो साइटोक्रोम C रिडक्टेज शॉर्ट नेम हो जाएगा। काइनुरेनिन हाइड्रोक्सिलेज, फैटी एसिड को एंजाइम A लाइगेज, ये सब आउटर मेम्ब्रेन पर। फैटी एसिड में को एंजाइम A जुट जाता है और जुट करके फैटी एसाइल को एंजाइम A अंदर आता है। अंदर वाले मेम्ब्रेन पर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम अटैच होता है। इसके अलावा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजिनेज, कार्निटिन फैटी एसाइल ट्रांसफरेज ये पाए जाते हैं। यहाँ कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज बड़ा महत्वपूर्ण है। छोटे फैटी एसिड 6, 8, 10 कार्बन तक का अगर चेन है तो माइटोकॉन्ड्रिया में खुद ब खुद वह सेल मेम्ब्रेन में घुलते हुए अंदर आ जाता है। लेकिन उससे बड़े चेन का निर्माण अगर साइटोप्लाज्म में हुआ है और माइटोकॉन्ड्रिया में उसे पहुंचाना है तो यही कार्निटिन फैटी एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की मदद से उसको अंदर पहुंचाया जाता है। बाहर वाले चैम्बर में, जिसको आप पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कह सकते हैं, उसमें एडिनाइलेट काइनेज, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज और कई रेस्पायरेटरी चेन के एंजाइम और एटीपेज सिंथेटेज, एटीपी बनाने वाला एंजाइम एटीपी सिंथेटेज पाया जाता है। अंदर वाले चैम्बर में बहुत सारे एंजाइम घुले हुए हैं। इनमें फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन कराने वाले एंजाइम, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन बीटा ऑक्सीडेशन कहलाता है, उसे कराने वाले एंजाइम, क्रेब्स साइकिल कराने वाले एंजाइम। आपने पहले स्कूल में पढ़ा होगा कि जब कोशिका श्वसन सेल रेस्पायरेशन होता है तो साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल होता है। तो क्रेब्स साइकिल के 6-7 एंजाइम, साइटेड सिंथेटेज, एकोनिटेज, आइसोसाइटेड डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, फ्यूमरेज, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, ये सब मैट्रिक्स में घुले रहते हैं। डी एमाइनेज और ट्रांस एमाइनेज, एक अमीनो एसिड के अमोनिया ग्रुप को एमिनो ग्रुप को अलग करने वाला डी एमाइनेज और एक अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप को दूसरे ऑर्गेनिक एसिड पर पहुंचाने वाला एंजाइम ट्रांस एमाइनेज कहलाता है। इससे एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड का निर्माण में
मदद मिलती है। अब एक और रचना अंदर में है। फर्नांडेज मोरान नाम के वैज्ञानिक ने 1954 में क्रिस्टी की सतह पर अंदर की ओर से लगे हुए छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स देखे थे। ऊपर से देखने में ये स्फेरिकल दिखाई पड़ता है, जो उसका हेड पार्ट है। 80-90 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। वह क्रिस्टी की सतह पर इनवार्ड लगा रहता है, यानी मैट्रिक्स के तरफ लगा रहता है। इसे उन्होंने माइटोकॉन्ड्रियल ग्रेन्यूल या एलिमेंट्री पार्टिकल नाम दे दिया। माइटोकॉन्ड्रियल ग्रेन्यूल बिना कन्फ्यूजन के यूज किया जा सकता है। लेकिन बाद में ये वैज्ञानिक बायोलॉजी के फील्ड में कुछ और नई उपलब्धियों के साथ नज़र नहीं आए, उनका नाम खो गया। उन्हें सम्मान देने के लिए डी रॉबर्टिज ने 1975 में उनके नाम के प्रथम अक्षर F का प्रयोग किया और इन कणों को F1 पार्टिकल्स नाम दिया। इसके बेस को FO पार्टिकल या F0 पार्टिकल कहते हैं। यही नाम प्लास्टिड में भी यूज होता है, वहाँ भी FO पार्टिकल नाम का उपयोग होता है। अब रॉबर्ट ग्रीन नाम के वैज्ञानिक ने 1964 में इसकी रचना समझाई। उन्होंने कहा कि इसमें एक स्फेरिकल हेड है, एक शॉर्ट स्टॉक या डंठल है और एक फिर चौरासा बेस है। हेड का डायमीटर यूनिफॉर्म 80 एंगस्ट्रॉम है, स्टॉक डायमीटर 30 एंगस्ट्रॉम और लंबाई 50 एंगस्ट्रॉम है। ये 50 और 30 मिल के 80 हो गया। और बेस में भी ऊंचाई 30 एंगस्ट्रॉम और डायमीटर 80 एंगस्ट्रॉम है, लगभग उतना ही जितना कि हेड में है। उन्होंने यह भी कहा कि दो ग्रेन्यूल एक दूसरे से कम 20 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर सजे होते हैं, यानी हेड के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम कम से कम होती है। अब कई किताबों में सेंटर से सेंटर को नापा गया और 100 एंगस्ट्रॉम बता दिया गया, यानी दोनों का रेडियस 40-40 और बीच का गैप 20, तो 80 और 20 100 एंगस्ट्रॉम हो गया। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि इन ग्रेन्यूल्स का बेस प्रोटीन की सतह के ऊपर क्रिस्टी पर बसा हुआ है, लगा हुआ है। लेकिन बाद में डी रॉबर्टिज ने सजेस्ट किया कि यह बेस प्रोटीन लेयर के अंदर धंसा हुआ है, यानी प्रोटीन लेयर का हिस्सा बना हुआ है और सिर्फ स्टॉक और हेड बाहर की ओर निकला रहता है। जबकि आज हम लोग जानते हैं कि इसका बेस मेम्ब्रेन के आर पार लगा रहता है, यानी कि M फेस से C फेस की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेल मेम्ब्रेन की पूरी चौड़ाई में फैला रहता है, लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करते रहता है। अब जो F1 पार्टिकल का हेड पार्ट है, डी रॉबर्टिज ने 9 नैनोमीटर यानी 90 एंगस्ट्रॉम डायमीटर बताया। उसमें एटीपेज नाम का एंजाइम है जो एटीपी का निर्माण करता है, एडीपी में फॉस्फेट को जोड़ता है। इस क्रिया को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। मुख्य रूप से यह F1 पार्टिकल पर ही होता है। हालांकि क्रिस्टी की सतह पर कहीं कहीं और भी एटीपेज एक्टिविटी पाई जाती है, इधर उधर भी कुछ एटीपी का निर्माण संभव है। इस F1 पार्टिकल से होकर बाहरी चैम्बर से भीतरी चैम्बर में आने का एक रास्ता, एक गेटवे है, जिससे कुछ पदार्थ अंदर आ सकते हैं। सक्सीनेट अंदर आ सकता है, इसके अंदर NAD, NADH2, प्रोटॉन इत्यादि आ सकता है।
तो यह गेटवे का काम करता है आउटर चैम्बर से इनर चैम्बर की ओर। अब ये डायग्राम डी रॉबर्टिज ने यूज किया है, इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया। उनकी किताब के डायग्राम में यहाँ जो ऊपर के लाइन में सरफेस पर ग्रेन्यूल दिखलाया जा रहा है, यह है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये F1 पार्टिकल है। तो इसका बेस प्रोटीन लेयर में है, छोटा सा स्टॉक बाहर दिख रहा है, यहाँ पर स्टॉक है ये, और ये हेड पार्ट है। तो इसी को 80, 50 और 30, 80 डायमीटर हो गया हेड का, 50 एंगस्ट्रॉम हाइट हो गया, स्टॉक का लेंथ हो गया, और बेस का हाइट 30 एंगस्ट्रॉम। तो बड़ा ही ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट इसका समझाया गया था। लेकिन आज की तिथि में तो सारी चीज़ें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गई है। सेल भी अगर पढ़ते हैं तो ये सब फंडामेंटल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर सिर्फ स्कूल तक ही सीमित है। हायर एजुकेशन में इसका कोई महत्व नहीं है। कहता कि ये तो बचकानी बातें हैं, इतना तो हर एक को जानना ही चाहिए। आगे क्या? आप ऑनर्स कर रहे हो, मास्टर डिग्री ले रहे हो, तो आगे क्या? सारी जानकारी तो उतना ही दिन में लेना है। तो आज के डेट में यह बताया गया कि नहीं, ये जो माइटोकॉन्ड्रियल ग्रेन्यूल्स हैं ये अपने आप में बड़ा ही जटिल स्ट्रक्चर है। ये समझिए एक विशेष तरह का मशीन है जिससे प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है और एटीपी का निर्माण होता है। तो जो F1 पार्टिकल है वह मैट्रिक्स में निकला हुआ है, और इसका निर्माण प्रोटीन के अल्फा और बीटा सब यूनिट से, यानी 2 प्रकार के प्रोटीन से जो 3-3 की संख्या में इस पर जुटे हुए हैं, हेक्सामेरिक स्ट्रक्चर है, उससे होता है। और इनमें से 3 किसी कैटलिस्ट का काम नहीं करते हैं, कैटलाइटिकली इनएक्टिव हैं, लेकिन ये एडीपी को पकड़ते हैं। एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को ये पकड़ के रखते हैं, जिससे कि उस पर एक तीसरा फॉस्फेट जोड़ा जा सके और एटीपी का निर्माण हो सके। बाकी 3 मॉलिक्यूल कैटलिस्ट का काम करता है और एटीपी का निर्माण कराता है। यानी 3 है नॉन कैटेलाइटिक और 3 है कैटेलाइटिक। अब इसमें इन अल्फा और बीटा सब यूनिट के अलावे भी कुछ सब यूनिट्स हैं, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। ये उसको घुमाने वाला एक मशीन बनाते हैं, एक रोटेशनल मोटर मैकेनिज्म बनाते हैं। F1 पार्टिकल के हेड को रोटेट कराया जाता है लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, तो रोटेट कराने वाला ये मशीन बनता है। देखिए इस डायग्राम में तीर के द्वारा दिखलाया गया है कि इसका रोटेशन किधर से किधर है, तो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। लेकिन वह डायरेक्शन क्या कहलाएगा? राइट नहीं, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन कहलाएगा। यह डायरेक्शन जो है लेफ्ट हैंड कहलाएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ऊपर में देखिए अल्फा बीटा नाम लिखा हुआ दिख रहा है। सबसे टॉप पर डेल्टा ही सब यूनिट है, बगल में एक रॉड की तरह लगा हुआ है बी सब यूनिट। अब FO यह पानी में अघुलनशील है, लिपिड के साथ इसको विशेष स्नेह है। यह 8 सब यूनिट से बना हुआ है, 8 सब यूनिट है, और यह एक ट्रांस मेम्ब्रेन रिंग बनाता है। देखिए डायग्राम को फिर से, लिपिड बाइलेयर आपको हल्के कलर में दिखलाया गया है। बाहर से अंदर की सतह तक यह एक गोल सा एक्सिल की तरह लगा हुआ है, यानी लिपिड बाइलेयर के आर पार है तो ट्रांस मेम्ब्रेन है।
ऊपर के तरफ मैट्रिक्स का एरिया और नीचे के तरफ इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है। तो यह एक ट्रांसमेम्ब्रेन रिंग बनाता है और ये रिंग में क्या है, तो टेट्रामेरिक शेप है इसका। कैसा टेट्रामेयर, तो इसमें 3 तरह के मुख्य सब यूनिट हैं, ए, बी और सी। अब सी की संख्या है कुल 6, तो 6 मॉलिक्यूल सी पॉलीपेप्टाइड मिलकर एक रोटर रिंग बनाता है। और सब यूनिट बी F1 को FO से जोड़ने का काम करता है। इसके कारण अल्फा बीटा से बना हुआ जो F1 का हेक्सामेयर है उसमें रोटेशन होता है और इस रोटेशन को जब रोटेशन होने का समय आता है तो क्या होता है, तो जब ये प्रोटॉन लेता है, प्रोटीनेटेड होता है और प्रोटॉन छोड़ता है यानी डीप्रोटीनेटेड होता है, तो इसमें प्रोटीन की रचना में परिवर्तन होता है, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, जिसके कारण यह रोटेशन होता है। अब क्रिस्टी की बात कीजिए तो सामान्य रूप से लोग समझते हैं कि यूं ही मेम्ब्रेन कहीं से भी मुड़ जाता होगा, तो ऐसा नहीं है। मेम्ब्रेन को मोड़ने के लिए विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। यहाँ पर बाहरी और भीतरी मेम्ब्रेन के बीच भी इंटरेक्शन दिखलाया गया है और ये दोनों भीतरी मेम्ब्रेन के 2 किनारे के बीच इंटरेक्शन दिखलाया गया है, जिससे कि इंटरेक्शन के कारण लूप बनते हुए यह क्रिस्टी अंदर चला आता है। अब क्रिस्टी के ऊपर की यह रचनाएं हैं जिसका डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। अब क्रिस्टी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को 4 अलग अलग कॉम्प्लेक्स के रूप में ग्रीन ने खुद बताया था 1964 में कि 4 एंजाइम कॉम्प्लेक्स होते हैं। हालांकि उसका लोकेशन उन्होंने F1 पार्टिकल के अंदर बताया था, जो गलत सिद्ध हुआ। ये वास्तव में क्रिस्टी के मेम्ब्रेन पर होता है। तो पहला है कॉम्प्लेक्स 1, पूरा नाम NADH क्यू रिडक्टेज, क्यू का मतलब यूबीक्विनोन है। एक और डायग्राम से हम लोग इस बात को समझेंगे कि जब सेल का रेस्पायरेशन होता है, सेल के अंदर हाइड्रोजन मुक्त होता है और NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन लेकर NADH2 बना लेता है। बाद में यह अपना हाइड्रोजन फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN को देता है। ये काम कॉम्प्लेक्स 1 का है। यहाँ से फिर हाइड्रोजन जाएगा यूबीक्विनोन में, जिसको पहले लोग कोएंजाइम क्यू कहते थे। यह कॉम्प्लेक्स 1 अंदर वाले मेम्ब्रेन पर M फेस से C फेस की ओर यानी अंदर से बाहर की ओर सजा हुआ है। यह सजावट आप लोग बाद में देखिएगा। जो कॉम्प्लेक्स 2 है वह अलग है, एक चेन के अंदर नहीं है, वह साइड चेन है। सक्सिनिक एसिड के ऑक्सीडेशन होने से जब हाइड्रोजन रिलीज होता है, उसमें एनर्जी लेवल कम है, तो फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड FAD इसके हाइड्रोजन को लेता है और यह हाइड्रोजन बाद में फिर यूबीक्विनोन को दे दिया जाता है। तो यह कहलाया सक्सिनेट क्यू रिडक्टेज। ये 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 अलग अलग रास्ते पर है, लेकिन अल्टीमेटली चाहे कॉम्प्लेक्स 1 से हाइड्रोजन आए या कॉम्प्लेक्स 2 का हाइड्रोजन आए, वह यूबीक्विनोन को मिलेगा और यूबीक्विनोन एक हाइड्रोजन लेके सेमीक्विनोन और दूसरा हाइड्रोजन लेके यूबीक्विनॉल में बदल जाएगा
ओन मतलब कीटोन और ऑल मतलब अल्कोहल। तो दो जगह पर ऑक्सीजन है यूबिक्विनोन में, एक ऑक्सीजन लिया तो सेमीक्विनॉल, और दोनों ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन जुट गया तो यूबिक्विनॉल बन गया। अब यह यूबिक्विनोन बड़ा मुश्किल चीज़ है, बड़ा कठिन काम कर रहा है। यह हाइड्रोजन से प्रोटॉन अलग और इलेक्ट्रॉन अलग कर देता है। यह प्रोटॉन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चला जाता है, पानी में चला जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वह एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरता है। अब आता है कॉम्प्लेक्स 3 QH2 यानी यूबिक्विनॉल साइटोक्रोम C रिडक्टेज। इसमें 6 से लेकर 8 तक प्रोटीन सब यूनिट होते हैं। साइटोक्रोम B और C1 होता है। आयरन सल्फर पार्टिकल है इसके अंदर, आयरन इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है, और यह सी फेस की ओर यानी बाहरी सतह की ओर सजा हुआ होता है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स 4 है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। वास्तव में साइटोक्रोम C बीच में पड़ता है। उसके बाद A और A3 दो और साइटोक्रोम है। तो साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स 3 बना लिया, C बीच में लिंक हो गया। उसके बाद A और A3 ये 5 पार्टिकल सीरियली लगे हुए हैं। अब अन्य सभी साइटोक्रोम्स में B में C1 में C2 में या C1 और C में आयरन है, FeS है, जिसकी मदद से इलेक्ट्रॉन कैरियज हो रहा है। लेकिन A3 के अंदर कॉपर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉपर हो जाता है। अंत में यह इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल जाता है और वह ऑक्सीजन प्रोटॉन से जुटकर पानी बना देता है, और इससे जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी की मदद से फिर एटीपी का निर्माण होता है। अब इस डायग्राम में दिखलाया गया कि क्या है अरेंजमेंट। तो मैट्रिक्स की ओर देखिए NaDH2 है, जबकि FMN बीच में है। अब इसके बाद आयरन सल्फेट की मदद से यह यूबिक्विनोन में गया, यूबिक्विनॉल बना, फिर साइटोक्रोम B बाहर के तरफ, और फिर यूबिक्विनॉल की मदद से ही साइटोक्रोम C बाहर के तरफ, C1 और C, और A3 फिर अंदर के तरफ। तो ये मेम्ब्रेन के आर पार इधर उधर सजा होता है, कभी भी एक सीधे लाइन में नहीं रहता है। हालांकि हम लोग समझाते समय, पढ़ाते समय एक लाइन में डायग्राम बनाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स 3 और 4 इसमें क्या है, तो चेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन कैरियर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर रिडॉक्स पोटेंशियल। सबसे कम पोटेंशियल वाला सबसे पहले, सबसे मोस्ट निगेटिव, और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल निगेटिव ही है लेकिन लो निगेटिव है, सबसे अंत में लगा रहता है। तो मोस्ट निगेटिव यानी लोएस्ट रिडॉक्स पोटेंशियल, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो वह हाईएस्ट रिडॉक्स पोटेंशियल हो गया। अरेंजमेंट है B, उसके बाद C1, फिर C, फिर A और A3, BC मिलकर कॉम्प्लेक्स 3 और A और A3 मिलकर कॉम्प्लेक्स 4। तो कॉम्प्लेक्स 2 में, 3 में और 4 में इतना एनर्जी निकलता है कि उस एनर्जी से एक एटीपी का निर्माण आसानी से हो जाता है। एटीपी बनने के लिए कम से कम 8 किलो कैलोरी एनर्जी पर मोल चाहिए। उतना ये तीनों स्टेज में आराम से निकलता है और इससे एटीपी बनता है। तो एटीपी बनने की विधि को हम लोग जब सेल रेस्पायरेशन पढ़ेंगे तो विस्तार से डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ इतना ही समझिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ETS है।
इसमें 5 इलेक्ट्रॉन कैरियर पार्टिकल्स हैं, B, C1, C, A और A3। यह अरेंजमेंट अल्फ़ाबेटिक नहीं है, रिडॉक्स पोटेंशियल के अनुसार है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स 3 और 4 बनाते हैं और यहाँ पर 2 ATP का निर्माण संभव है, जबकि 1 ATP का निर्माण कॉम्प्लेक्स 1 में होता है। यानी NADH2 का ऑक्सीडेशन अगर होता है तो हमको कुल मिलाकर 3 ATP बनेगा। अब देखिए बाएं से दाएं, सबसे ऊपर कॉम्प्लेक्स 1 है अलग से और नीचे कॉम्प्लेक्स 2 है। इन दोनों का हाइड्रोजन Q में गया और QH2 बना। उसके बाद प्रोटॉन अलग हो गया और इलेक्ट्रॉन इन कैरियर पार्टिकल्स के थ्रू चला। अंत में A3 से निकलने के बाद वह ऑक्सीजन के एटम में जाकर जुड़ जाता है, तो ऑक्सीजन निगेटिवली चार्ज जाएगा और वह प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज है उससे जाकर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन करेगा और बाद में कोवैलेंसी के द्वारा वह वाटर का निर्माण कर लेगा। अब ATP कहाँ कहाँ बना? तो पहला ATP बना कॉम्प्लेक्स 1 में, फिर दूसरा ATP बना कॉम्प्लेक्स 3 में और फिर तीसरा ATP बना कॉम्प्लेक्स 4 में। तो इस तरह से अगर NADH2 का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कुल 3 ATP बनता है, जबकि FADH2 का ऑक्सीडेशन करवाइएगा तो कॉम्प्लेक्स 2 से जब 3 में जाएगा तब 1 ATP, 4 में जाएगा तो दूसरा ATP। तो FADH2 के ऑक्सीडेशन से 2 ATP और NADH2 के ऑक्सीडेशन से 3 ATP प्राप्त होगा। अब देखिए इन पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को फिर से दिखलाया गया। ये पहला है, यहाँ पहला है कॉम्प्लेक्स 1, ये बगल में है कॉम्प्लेक्स 2, फिर 3, फिर 4। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन कैरी होते हैं और अंत में यहाँ पर ATP सिंथेटेज एंजाइम है F1 पार्टिकल पर, जिसमें ATP का निर्माण होता है। हाइड्रोजन का सोर्स क्या हुआ? तो सेल रेस्पायरेशन क्रेब्स साइकिल के द्वारा, और वहाँ पर ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन के रिमूवल से हो रहा है तो डिहाइड्रोजिनेशन से हो रहा है। तो ये हाइड्रोजन इसी कॉम्प्लेक्स 1 और 2 के माध्यम से फिर 3 और 4 होकर ऑक्सीडाइज होगा। प्रोटॉन्स रिलीज्ड इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स रिटर्न इनटू आउटर चैम्बर। अंदर में जब ढेर सारा प्रोटॉन जमा होने लगता है तो अंदर मैट्रिक्स हाईली निगेटिव हो जाता है। अपने इस हाई पॉजिटिव चार्ज और लो pH के कारण अंदर के चैम्बर से प्रोटॉन बाहरी चैम्बर की ओर डिफ्यूज करता है, निकल जाता है। लेकिन फिर वह एक ट्रांसपोर्टर की मदद से F1 पार्टिकल होकर अंदर घुसता है। जिस समय यह अंदर घुसता है उसी समय एनर्जी रिलीज होता है और उस एनर्जी की मदद से ATP का निर्माण होता है। तो ATP के निर्माण को समझाने के लिए पीटर निकल नाम के साइंटिस्ट ने 1967 में केमिओस्मोटिक थ्योरी दिया था। यह थ्योरी भी आपको सेल रेस्पायरेशन में विस्तार से समझाया जाएगा। तो पहले प्रोटॉन ऑर्गेनिक एसिड के ऑक्सीडेशन के कारण मैट्रिक्स में रिलीज हुआ। मैट्रिक्स में प्रोटॉन के लगातार बढ़ने से हाई पॉजिटिव चार्ज और pH घटता चला जाएगा, जिसके कारण यह प्रोटॉन मेम्ब्रेन को पार कर बाहरी चैम्बर में आएगा और फिर एक ट्रांसपोर्टर की मदद से वह F1 पार्टिकल होकर अंदर भेजा जाएगा। इस समय जो एनर्जी रिलीज होता है उस एनर्जी की मदद से ATP का निर्माण होता है। इसको केमिओस्मोटिक थ्योरी कहते हैं। अब संक्षेप में माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस को समझ लीजिए। एकदम क्लास 9th में भी बताया गया कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ये NTPC कारखाने की तरह है, एक मशीन, एक जनरेटर की तरह है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि एनर्जी किसी केमिकल के अंदर
बॉन्ड एनर्जी के रूप में मिलता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में मिलता है। केमिकल के माध्यम से यह कैरी हो सकता है। इसको रिलीज कराने का काम माइटोकॉन्ड्रिया कराता है और वहाँ एटीपी का निर्माण होता है। यह एटीपी एनर्जी का करेंसी है। जैसे नोट लेते हैं आप, रुपया रखते हैं तो जहाँ कहीं भी बन जाता है। आपके पास सोना है बहुत महंगा, लेकिन हर जगह तो आप सोना बेचकर कोई सामान खरीद नहीं सकते हैं, तो आप कहीं सोना बेचकर करेंसी ले लिए और उस करेंसी को जब मन तब यूज करेंगे। तो एटीपी यहाँ पर एनर्जी करेंसी का काम करता है और इसका निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इस एटीपी के फॉस्फेट बॉन्ड के अंदर जो बॉन्ड एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वही हमारे केमिकल रिएक्शन के समय, चलने फिरने बोलने के समय काम आता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्मॉलर फैटी एसिड खुद आ जाता है, लेकिन बड़े फैटी एसिड को लाने के लिए अभी हम लोग एंजाइम का लिस्ट बता रहे थे, तो वहाँ पर चर्चा किए थे कि एसाइल कार्निटिन ट्रांसफरेज एंजाइम है जिसकी मदद से फैटी एसिड अंदर आता है। अब अंदर आने पर क्या होता है? तो अंदर आने के बाद फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होगा, बीटा ऑक्सीडेशन होगा, जिससे बहुत सारे एसिटाइल को एंजाइम ए बनेंगे। ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन साइटोप्लाज्म में होता है, अंतिम प्रोडक्ट है पाइरुविक एसिड, उसको भी आउटर मेम्ब्रेन पर तोड़कर 3 कार्बन से 2 कार्बन का एसिटाइल ग्रुप बनाया जाता है। वह भी एसिटाइल को एंजाइम ए के रूप में बदलकर मैट्रिक्स में चला आता है। कई अन्य अमीनो एसिड और ऑर्गेनिक एसिड विभिन्न प्रकार के एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से अंदर आते रहते हैं और कभी कभी बाहर भी जाते हैं। नए तरह के अमीनो एसिड का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता रहता है, तो वह बाहर भी जाता है। अब अंदर आने के बाद उसका फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन हुआ, तो जितने ऑर्गेनिक एसिड हैं, अमीनो एसिड हैं और एसिटाइल को एंजाइम ए है, वह सब क्रेब साइकिल के द्वारा ऑक्सीडाइज होता है। हांस क्रेब ने इस साइक्लिक रिएक्शन की खोज किया था, जिसे साइक्लिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहा जाता है। शॉर्ट में इसे TCA साइकिल कह सकते हैं। इसी साइकिल के दौरान 4 जगहों पर 2-2 हाइड्रोजन रिलीज होता है। 3 मॉलिक्यूल NADH2 और 1 मॉलिक्यूल FADH2 का निर्माण होता है। साइकिल का अंतिम प्रोडक्ट है मैलिक एसिड। तो चाहे वह कार्बोहाइड्रेट से उत्पन्न पाइरुविक एसिड हो या कोई ऑर्गेनिक एसिड हो, अमीनो एसिड के डीएमाइनेशन से ऑर्गेनिक एसिड बना हो, या फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन हो, उससे एसिटाइल को एंजाइम ए बना हो, यह सब के सब अंततः क्रेब साइकिल के द्वारा ही ऑक्सीडाइज होता है। इसलिए इसको कॉमन मेटाबॉलिक मील कहते हैं। अब पहले भी चर्चा कर चुके कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा NADH2 के ऑक्सीडेशन से 3 ATP और FADH2 के ऑक्सीडेशन से 2 ATP बनता है। एक क्रेब साइकिल में कुल मिलाकर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से 11 ATP बनता है और एक मॉलिक्यूल ATP का GTP या ATP के रूप में रिएक्शन के दौरान डायरेक्टली बनता है, जिसको सबस्ट्रेट लेवल सिंथेसिस कहते हैं। तो कुल मिला के 12 ATP बनता है। यह जो पॉइंट है, फिर रेस्पायरेशन में इसका रिपीटेशन होगा। पॉइंट वाइज अलग अलग आपको लिखाया जाएगा, बताया जाएगा। एक न एक सवाल हर एक नीट एग्जामिनेशन में, चाहे वह माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन के रूप में पूछा जाए या सेल रेस्पायरेशन के रूप में पूछा जाए, आता ही आता है। कितने ATP कहाँ कहाँ
कैसे कैसे बनते हैं, कुल संख्या कितनी होती है, इस पर सवाल हर एक एग्जाम में आता ही आता है। अब क्रेब साइकिल को हम लोग दो तरफा पाथवे मानते हैं। आमतौर से यह रेस्पायरेशन का हिस्सा है, रेस्पायरेशन का पाथवे है। ऑर्गेनिक एसिड को ऑक्सीडाइज करके हाइड्रोजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने वाला पाथवे है, तो कैटाबॉलिक रिएक्शन है। लेकिन इसका उपयोग उल्टा भी होता है, यानी कि फैटी एसिड या पायरुविक एसिड से अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, उससे जो ऑर्गेनिक एसिड बने उसको हम अमीनो एसिड में बदल सकते हैं। या ग्लूकोज से जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, उससे फैटी एसिड का सिंथेसिस हो सकता है। कई बार फैटी एसिड का एसिटाइल कोएंजाइम ए मैलिक एसिड में बदलने के बाद वापस पायरुविक एसिड बनाकर रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा ग्लूकोज बना सकता है। तो सिंथेसिस में भी यह मदद करता है, यानी एनाबॉलिज्म में भी मदद करता है। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों तरह का पाथवे है क्रेब साइकिल, इसलिए इसको एम्फीपैथिक पाथवे कहा जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को लोग प्रोकैरियोट मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि इसकी उत्पत्ति समुद्र में बैक्टीरिया की तरह स्वतः हुई थी, बाद में यूकैरियोट के अंदर आ गया तो इसको रहने की जगह मिल गई, प्रोटेक्शन मिल गया, साधन मिल गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल गए, और बदले में यह हमारे सेल को एटीपी सप्लाई करता है। यानी हम दोनों के बीच में, हमारे सेल और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में सह उपकारिता, सहजीविता, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप कर गया, और धीरे धीरे यह हमारा परमानेंट सदस्य यानी सेल मेंबर बन गया, सेल ऑर्गन बन गया। क्यों ऐसा कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पिछला डायग्राम में भी आपको 3 डीएनए दिखलाया गया था। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे 60 एसके, कहीं 58 एसके, 58 एसके, और मेमेलियन मेमोरी ग्लैंड के माइटोकॉन्ड्रिया में 55 एस नाप के अत्यंत छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं। कई बार मैसेंजर आरएनए के ऊपर कई राइबोसोम जुटकर पॉलीराइबोसोम बनाए रहते हैं। कुछ राइबोसोम इनर मेम्ब्रेन के स्मूथ हिस्से में, जहाँ क्रिस्टी नहीं है, उसमें जुटे मिलते हैं। कुछ मैट्रिक्स में फ्रीली तैरते हुए दिखते हैं, तो कुछ मैसेंजर आरएनए पर जुटकर पॉलीसोम बनाए रहते हैं। तो डीएनए और छोटे राइबोसोम की उपस्थिति के कारण, सर्कुलर डीएनए और स्मॉलर राइबोसोम की उपस्थिति के कारण इसका नेचर प्रोकैरियोट का है। अब वैज्ञानिकों ने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की जांच किया तो पाया कि 16,500 बेस पेयर्स के बने हुए हैं, और इस पर 37 जीन्स पाए जाते हैं, 37 जीन्स। ये ह्यूमन का डाटा है, आदमी के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में। इनकी मदद से यह अपनी ज़रूरत का कई प्रोटीन खुद बना लेता है, जैसे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। यह माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से ही कंट्रोल होता है। 13 of these genes control synthesis of enzymes involved in oxidative phosphorylation। यानी 13 जीन सीधे ऑक्सीडेशन से संबंधित एंजाइम का निर्माण करता है। और बाकी जीन जो है उससे माइटोकॉन्ड्रियल मैसेंजर आरएनए, माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफर आरएनए इत्यादि का निर्माण होता है। तो इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में एक जटिल मशीनरी है, जो एक और एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए एटीपी का निर्माण कराता है, तो दूसरी ओर यह शुगर, फैटी एसिड, अमीनो एसिड का इंटरकन्वर्सन भी करा सकता है। तो इतनी जानकारी के बाद आपके पास इतना सफिशिएंट एनर्जी यानी एटीपी आ जाना चाहिए, आपका मेटाबॉलिक रेट इतना ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए। आप समझ सकते हैं कितनी बातों को पढ़ना है।
इसलिए अपने एनर्जी लेवल को क्रिएटिव वे में बढ़ाइए और चीज़ों को याद रख करके अपने ब्रेन में सेट करके अपना मेमोरी पावर डेवलप कराइए। आपके ब्रेन की क्षमता जितनी है, आप ये जानिए कि आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक भी मैक्सिमम 6% ही ब्रेन के पावर का यूज कर पाए थे, यानी 94% स्पेस उनके अंदर भी खाली था। इसलिए आप जितना ज़्यादा पढ़िए, आपका ब्रेन का मेमोरी कार्ड भरने नहीं जा रहा है। थैंक यू वेरी मच।